नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाला डेरिवेशन कराया था जिसका नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल या 1D बॉक्स, और इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल भी इसे या इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए श्रोडिंगर की इक्वेशंस को सोल्व करके आपने आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ की इक्वेशन निकाली थी, है ना। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट या एक जो सब क्वेश्चन है वो लग के आता है। वो कैसा है? वो कहता है कि जो वेव फंक्शन है साई, ठीक है, उसके फर्स्ट 3 जो स्टेट्स हैं या उसके जो फर्स्ट 3 वेव फंक्शन हैं जैसे कि साई 1, साई 2, साई 3, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है जिसे आप मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, उसके भी 3 एनर्जी लेवल के लिए डायग्राम बनाओ या ग्राफ प्लॉट करो, है ना। तो ये क्वेश्चन साथ में आ जाता है। तो आइए इसे देख लेते हैं। तो देखो हेडिंग क्या लिखी है, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट 3 आइगन स्टेट्स, ये आइगन फंक्शंस। ठीक है जी, यानी जो आइगन फंक्शन होता है साई, उसकी पहली 3 स्टेट यानी साई 1, साई 2 और साई 3 का क्या बनाना है, ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है जैसे मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, उसकी जो पहली 3 स्टेट हैं, ठीक है जी, यानी कि मॉडुलस ऑफ साई 1 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ साई 2 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ साई 3 स्क्वायर, उनका भी आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो ये है ना, ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आइगन फंक्शन का और प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज का। ठीक है, तो देखो आपने याद होगा लास्ट क्लास में आइगन वैल्यू इस तरीके से आई थी एनर्जी की, पार्टिकल जो बॉक्स में था किसी, है ना, उसके लिए। तो लिखा आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल के लिए जो कहाँ पर है, 1D बॉक्स में है। ठीक है, इसी में ही है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में। ठीक है, तो En बराबर आया था n²h²/8mL²। ठीक है, यदि n बराबर 1 रखें तो आप ग्राउंड एनर्जी लेवल की बात करेंगे ना, तो एनर्जी किसकी निकल के आएगी, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड एनर्जी लेवल में या ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो n की जगह 1 रखो, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, n 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ h²/8mL², है ना। और यदि n बराबर 2 रखते हैं तो एनर्जी निकलती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। ठीक है, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा 2 रख दिया n की जगह बस, है ना, इस फॉर्मूले में, तो इतना आएगा। और ये h²/8mL², ये क्या है, E1, तो इसकी जगह क्या रख दिया, E1, यानी E2 बराबर आता है 2 का स्क्वायर इंटू E1। और ऐसे करना चाहो तो n बराबर 3 के लिए कर लोगे, तो एनर्जी आएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, है ना। तो इसी प्रकार करते करते जो है ना En आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा n² E माइनस वो n² E1। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 2 का स्क्वायर आ रहा है, अगले में 3 का स्क्वायर आएगा, उससे अगले में 4 का स्क्वायर आएगा, तो ऐसे यहाँ क्या आएगा, n²। ठीक है, क्लियर है। और ये En जो एनर्जी है ये nth एनर्जी लेवल है, ठीक बात है, क्लियर है, लेकिन ये n-1th एक्साइटेड एनर्जी लेवल है। कैसे देखो, देखो ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट है तो पहले वाला, लेकिन है कौन सा, ग्राउंड वाला। ठीक है, एक्साइटेड कहाँ से शुरू होते हैं एनर्जी लेवल, सेकंड से। ठीक है, देखो मैं बता के बताऊँ, जैसे ग्राउंड एनर्जी लेवल है n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2, तो देखो ये कहने को तो सेकंड एनर्जी लेवल है, लेकिन कौन सा एनर्जी लेवल है, एक्साइटेड में कौन सा है, एक्साइटेड में तो पहला है ना, तो ये वैसे तो सेकंड एनर्जी लेवल है, लेकिन कौन सा है, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल। क्लियर है। और ये n बराबर 3 जो होगा ये थर्ड एनर्जी लेवल है, लेकिन एक्साइटेड कौन सा है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना n बराबर 2 से, तो एक्साइटेड एनर्जी लेवल ये दूसरा है। ठीक है, ऐसे ही करते करते जो लास्ट का n है तो ये nth एनर्जी लेवल है, लेकिन एक्साइटेड में कौन सा है, तो n-1th, है ना। तो इसलिए कौन सा एनर्जी लेवल है एक्साइटेड में, n-1th। तो यहाँ जो ये एनर्जी निकली है, या तो ऐसे कह दो कि एनर्जी ऑफ nth एनर्जी लेवल, ठीक है, ये एनर्जी स्टेट कह दो, या आप ऐसा कह सकते हो कि एनर्जी ऑफ n-1th एक्साइटेड एनर्जी लेवल। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देना क्या आएगा, एनर्जी ऑफ n-1th एक्साइटेड एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n² टाइम्स, n² गुना होता है ऑफ द एनर्जी, किसके, उस एनर्जी के, ऑफ द एनर्जी ऑफ E1 किसकी एनर्जी है, देखो ये रही
ग्राउंड स्टेट की, तो ऑफ द एनर्जी है ना ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? आई बात समझ में? दोबारा सुन लो। एनर्जी है ना ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी है किसमें? इन n-1th, ठीक है ना, एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ठीक, यहाँ तक बात होगी। इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स, लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है समझते हो ना, इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन, इवन किसके लिए है? ये रहा, इन ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हेंस करके नीचे लिख देना। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लिखा है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू, यानी इसी क्वेश्चन में इट शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में दर्शाया गया है। आप खुद बताओ मुझे, साई बराबर क्या था? साई बराबर था √2/L साइन n पाई x/L। आप खुद मुझे बताओ, यहाँ n की जगह यदि आप 1 रख देते हो तो साई 1 ना हो जाएगा, तो n की जगह 1 रखो, साई 1, साई 2, साई 3 को प्लॉट करना है ना इसमें डायग्राम में या ग्राफ में, तो साई 1 कैसा आएगा? n की जगह 1 रख दो, देखो n की जगह 1 रखा, यहाँ साई 1 हो गया। ठीक है, और एक बात और, x बराबर 0 पर आपको नोट मिलेगा। नोट समझते हो ना, नोट कहता है निष्पंद, है ना। देखो इस तरीके से 11th में पढ़ते होंगे आप, है ना, ये जब वेव चलती है कोई, तो ये जो ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये नोड होता है, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये एंटी नोड होता है। निष्पंद कहते हैं इसे, है ना, नोड को। ठीक है जी, तो नोड कहाँ मिलेगा आपको? x बराबर 0 पर और x बराबर L पर, जब आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करोगे। इसका क्या मतलब है? देखो x साई 1 के लिए कर रहे हैं, तो साई 1 के लिए देखो ये रहा ग्राफ, और कहाँ से ये इस एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हैं, x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर क्या है? L है। ठीक है, तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो नोड कहाँ मिलते हैं? नोड यानी ये वाला पॉइंट, बिल्कुल है ना, ये वाला जो पॉइंट है एक्सिस पे जो मिलता है वही तो नोड है। तो नोड कहाँ मिलता है? x बराबर 0 पे मिलता है और x बराबर L पर मिलता है। ठीक है जी, क्लियर है? तो जब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो x बराबर 0 रखो, तो साई 1 क्या आएगा? देखो x बराबर 0 रखो, साइन 0 0, तो साई 1 पूरा ही क्या है? 0, तो x बराबर 0 पर साई 1 क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। और यदि आप L रखो x की जगह, तो L से L कट जाएगा, साइन पाई मतलब साइन 180, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो साई 1 तब भी 0 आएगा। तो x बराबर L पर भी साई 1 कितना है? 0 है। ठीक है, तो 0 है मतलब फिर जो ग्राफ है ना वो ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि साई 1 की वैल्यू 0 आ रही है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पर भी साई 1 की वैल्यू 0 है। तो इन दोनों पॉइंट पर क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। समझ में आया नोड्स कैसे मिलते हैं? बाकी अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी साई 1 की, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी मिड पॉइंट पर। ठीक है, यानी जब आप L/2 वैल्यू रखेंगे x की, ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू साई 1 की कैसी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर है? ऐसे ही देखो अगले के लिए देख लें, साई 2 बराबर क्या है? साई n था, जैसे जनरली आप लिख सकते हो साई n, तो साई 1 n की जगह 1 रखा, अब n की जगह 2 रखोगे तो साई 2 बराबर यहाँ 2 आ जाएगा बस, है ना। और आपको याद होगा साइन ये जो आ रहा है ना, ये एक तरीके से ओमेगा नहीं है, क्योंकि साइन में x के साथ ओमेगा होता है। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी y बराबर एक इस तरीके से, है ना, वो ओमेगा x है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, यानी x की मल्टीप्लाई में क्या होता है? ओमेगा, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है? तो x की मल्टीप्लाई में क्या होता है? ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी एक तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे खुद बताओ आप, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है डबल हो गई। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल, क्योंकि यहाँ देखो पाई/L है, यहाँ 2π/L है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। डबल होने का क्या मतलब है कि जैसे ये एक बार ऐसे था ना, अब ये ऐसे हो जाएगा। भाई पहले तो एक ही चक्कर था ना, एक तरीके से, पता है ना आपको, एक साइकिल ये होता है ना। अब कैसे है? देखो एक और आ गया, डबल हो गई ना फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए क्या है, जो नोट आपको x बराबर 0 और x बराबर L पर मिल रहे थे, इसमें आप रख के देखेंगे तो वो एक नोट और मिलेगा आपको L बराबर 2 पर। ठीक है, रख के देख लीजिए। x बराबर 0 और x बराबर L का तो आपको पता ही है। ठीक है ना, देखो x बराबर 0 पे साइन 0 हो जाएगा, तो साई 2 0 आएगा, तो यहाँ पे है ना नोट बनेगा।
फिर देखो दूसरी बात, एल बराबर वो एक्स की जगह एल बटे 2 रखो, एल अपॉन 2, तो एल से एल कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन पाई, साइन 0, साइन पाई 180 साइन 0 के बराबर तो होता है, मतलब 0 ही वैल्यू होती है। साइन 2 वहाँ भी कितना आएगा 0, देखो ये आ गया। फिर एल रखो, एल रखोगे तो एल से एल कटेगा, साइन 2 क्या आएगा 2 पाई यानी 360, 0 ही होती है उसकी वैल्यू भी। तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू 0 आने से तीनों पे साइन 2 की वैल्यू x बराबर 0 पर भी, l/2 पर भी, l पर भी 0 होगी। इसी कारण है ना 3 नोट मिलेंगे। और चाहे वैसे देख लो कि यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए, ऐसे है ना, यहाँ पूरा 1 था ना ये, और यहाँ ऐसे ऐसे 2 हैं, जैसा ये था पूरा ऐसे ऐसे, यहाँ कितने हैं 2 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है ना। फ्रीक्वेंसी समझ लो और चाहे ऐसे समझ लो। फिर देखो साई 3 बन जाएगा, n की जगह 3 रखो, यहाँ भी n की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 पर आप पाएंगे साई 3 0 आएगा, तो देखो यहाँ 0 पर मिल गया साई 3 0, ठीक है। x की जगह l/3 रखोगे, अब तुम रख के देख लियो, 2l/3 रखोगे, l रखोगे, सब के लिए साई 3 क्या आएगा 0, तो l/3 पर भी, 2l/3 पर भी, और यहाँ l पर भी, है ना। यहाँ तो x बराबर l है ना, और यहाँ x बराबर 0 है, शुरुआत नीचे लिख रखा है, तो इन सब पे क्या मिलेगा साई 3 की वैल्यू 0। क्लियर है। तो इसका मतलब है ये n की जगह आपने क्या रखा था 1, ठीक है, तो इसका मतलब ये साई 1 मिला आपको, ठीक है। n बराबर 1 के लिए है ये, यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। यहाँ मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, साई बराबर 1, वो n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3, यानी ये ग्राउंड एनर्जी लेवल के लिए, ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल के लिए, ये किसके लिए सेकंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। तो ये साई 1, साई 2, साई 3 के ग्राफ प्लॉट हो गए हैं, ठीक है। और किसके लिए, पहला वो ध्यान देना ग्राउंड एनर्जी लेवल पहला, और दूसरा एक्साइटेड एनर्जी लेवल, यानी पहले 3 एनर्जी लेवल के लिए। क्लियर है। तो ये हो जाता है। और हाँ सिमिलरली आप खुद मुझे देख के बताओ, साई 1 में नोट कितने हैं, 2 जगह मिल रहे हैं, यानी n की वैल्यू 1 है तो 2 नोट है, n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो 1 2 3 जगह नोट है, और n की वैल्यू 3 है तो 1 2 3 4 जगह नोट है। तो जनरली देखो n, यदि n की वैल्यू n ही हो तो नोट कितने मिलेंगे n+1, तो साई n कितने नोट रखता है n+1। यदि ऊपर को बढ़ाते जाओगे तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी नोट्स की, ठीक है। जितना n है उससे एक ज़्यादा नोट्स होते हैं, ठीक है। और देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज का ग्राफ और उसने कहा खींचने के लिए, तो इसी में ही थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ साई 1 स्क्वायर, पहले के लिए हो जाएगा, है ना। तो मॉडुलस का तो मतलब वही है प्लस, तो प्लस तो है ही पहले से ही, ठीक है। तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पे स्क्वायर आ जाएगा। जो चेंज हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, रेड से। इसका अंडर रूट हटेगा और यहाँ पे साइन पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, यहाँ लिख देना आप, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, है ना, इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल इज शोन बिलो, या डेंसिटी लिखियो, सिंगुलर में ही बात कर लो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब है यूनिट लेंथ में, एक्स एक्सिस के लोग बात करें ना, यूनिट लेंथ में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन वाले टॉपिक में मैंने ये बात आपको बताई थी, ठीक है। तो वो टॉपिक कर लियो, फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत जगह पूछा हुआ है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नोट कहाँ कहाँ मिलेंगे। देखो एक बात और है, जब ये मॉडुलस लग रहा है, मॉडुलस का मतलब प्लस वैल्यू, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू भी होगी ना तो प्लस मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस लग रहा है, ठीक है। और स्क्वायर भी है, देखो यहाँ, तो साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है निगेटिव वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होगी, तो बस एक चेंज होगा, ये जो नीचे को आ रहे हैं ना निगेटिव, ये सारे ऊपर को हो जाएंगे बस। जैसे नीचे को था तो अब कैसे हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस लगा है, तो निगेटिव वैल्यू यदि कुछ आएगी भी निकल के तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है, मॉडुलस के कारण। और साइन पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होके वैल्यू प्लस हो जाती है, आपको पता है। ऐसे ही ये जो नीचे मिला है ये भी कहाँ मिल जाएगा आपको, ऊपर,
तीनों बराबर बनाई हुई है ना, क्लियर है। और ये L/3 पर है ना, ये 2L/3 पर है, ये जो नोट है, ठीक है। देखो नोट चेंज नहीं हो रहे, तो नोट के लिए स्थिति यही रहेगी, है ना। आप खुद देखो x बराबर 0 और 1 पे नोट पहले था, अब भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना। लेकिन बस ये क्या है, अब ये ग्राफ है मॉडुलस ऑफ साई 1 स्क्वायर का, ये ग्राफ है मॉडुलस ऑफ साई 2 स्क्वायर का, और ये ग्राफ है मॉडुलस ऑफ साई 3 स्क्वायर का, ठीक है जी। तो बस ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप खुद मुझे देख के बताओ, साई 1 के लिए ये आया, तो नोट 2 जगह है, 2 जगह है अभी, ठीक है। यहाँ देखो नोट 3 जगह है, 1 2 3, अब भी 3 जगह है, और यहाँ 4 जगह है ना, देख लो वहाँ भी 4 जगह है, समझ गए। तो ये भी आप लिखना किसके बाद, उसके बाद, है ना, जो मैंने जिसमें करेक्शन करने से पहले जो था उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है, क्लियर है। और कुछ बातें कुछ है ना, एक पैराग्राफ नीचे लिख देना, देखो स्क्रीन पे मैं उसे लगा रहा हूँ, पढ़ो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। और जो लिखा है ना पहले से थोड़ा समझ ही लो आप खुद मुझे भी देख के बताओ। एनर्जी लेवल बदल देने पर जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो भी बदल जाती है। जैसे कि n बराबर 1 में देखोगे ना, तो मिड पे l बराबर 2 पर, x बराबर l बराबर 2 पर पार्टिकल के पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ग्राफ सबसे ऊंचा है ना यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा है ठीक है ना। लेकिन जैसे ही दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ये स्थान यही है, देखो l/2, x बराबर l/2, लेकिन ग्राफ सबसे नीचे है, मिल गया यहाँ पे नोड आने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है नीचे है बिल्कुल सबसे, और ग्राफ में नीचे होने का मतलब मॉडुलस ऑफ साई 2 स्क्वायर की वैल्यू इस x बराबर l/2 पर 0 है। और 0 होने का क्या मतलब है, इसका मतलब इस पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी खत्म है, बिल्कुल, है ना, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब x बराबर l/2 था फर्स्ट एनर्जी लेवल में n बराबर 1 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे ही x बराबर l/2 तो रहा, लेकिन दूसरे एनर्जी लेवल में पहुँचे तो फिर वो प्रोबेबिलिटी कैसी हो गई, 0 हो गई, समझ गए ना। तो एक एनर्जी लेवल में यदि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है पार्टिकल के पाए जाने की, तो दूसरे में उसी स्थान पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से पता चल रहा है कि अलग अलग पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्लियर है, ठीक है। और यही बात है जो मैंने समझाई, ये देखो लिखी है आपके सामने, देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती थी कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की वो हर पॉइंट पर सेम रहती है। लिखा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इज सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। ऑफ द बॉक्स के प्रत्येक पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सेम है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल के पाए जाने की जो संभावना है इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉक्स के डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग है। आप देख ही सकते हो ग्राफ से, ठीक है। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर चल रहा है प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है पार्टिकल के पाए जाने की, और जैसे जैसे ग्राफ नीचे चल रहा है प्रोबेबिलिटी घटती जा रही है, ठीक है। तो जब ग्राफ ऊपर है तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जब ग्राफ सबसे नीचे है तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, ठीक है। तो अलग अलग है ना हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की, यही लिखा है। आगे देखो ऑन चेंजिंग द एनर्जी लेवल, यही बात जो मैंने आपको समझाई कि एनर्जी लेवल को चेंज कर देने पर जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो, है ना, चेंजेस एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर। जैसे मैंने इसी का एग्जांपल दिया था, यहाँ देखो मैक्सिमम थी प्रोबेबिलिटी L/2 पर, और एनर्जी लेवल चेंज कर देने पर L/2 पर ही प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, बिल्कुल 0, ठीक है। आगे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये बात मैंने बताई कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में यदि आप देखें फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है मिड पॉइंट पर, लेकिन सेकंड एनर्जी लेवल में फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम है मिड पॉइंट पर, है ना। तो ये एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।